अस्सलाम वालेकुम। चलें यार स्टार्ट करते हैं आज। दिस विल बी द लास्ट लेग ऑफ द कोर्स मशीन लर्निंग। सो कम से 5 क्लासेस पे डिपेंड करेगा ये। ML1, ML2, ML3, ML4, ML5। आज ML स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ML स्टार्ट करने से पहले ये कि मैं आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस सेट कर दूं कि ML से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। अगेन, ML इज़ अ डीप सी, बहुत डीप सी है मशीन लर्निंग, और इसके अंदर भी कई स्पेशलिटीज़ हैं। ठीक है, आप मशीन लर्निंग के थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल प्रेडिक्शन मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं, आप रिकमेंडेशन इंजन बनाना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशन इंजन है कि आप एक मूवी सेट वॉच करो और आपको उसकी रिकमेंड करना शुरू कर देता है उससे क्लोजली रिलेटेड मूवीज़, वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, या आप बिग डाटा पे काम करना चाहते हैं। बिग डाटा पे मुराद यहाँ पे मिलियंस बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स और उसको एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, या आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पे जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर विजन पे जाना चाहते हैं। सो एमएल की बहुत बहुत सारी फील्ड है मशीन लर्निंग की, और एमएल और एआई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, और हम एमएल कवर्ड करेंगे, वी विल कवरिंग एमएल, हम एआई कवर नहीं करेंगे। ठीक, सो वी विल बी कवरिंग एमएल एंड वी विल नॉट बी कवरिंग एआई। सो ML स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग एंड AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों में फ़र्क क्या है? ML से आप प्रिडिक्शन लेते हो। ठीक है, कोई भी आपका मॉडल, इस पर ज़रा बात करते हैं। और AI से आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, अब प्रिडिक्शन से यहाँ पे क्या मुराद है, आपका कोई भी मॉडल है, आप उसको एक सबसेट देते हो, एक 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 वैल्यू देते हो जिसका रिज़ल्ट जो है वो अननोन होता है। ठीक है, और आप ML मॉडल को कहते हो कि यार इस वैल्यू का रिज़ल्ट प्रिडिक्ट करके दो। ठीक, जबकि एआई में आप उसको डिसीजन लेने पे पूरा का पूरा मॉडल जो आप डिसीजन बेस पे बनाते हो, और इसमें आप कोई वैल्यू दे भी सकते हो, कोई वैल्यू नहीं भी दे सकते। तो एआई में ज़्यादातर सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, सो सिचुएशंस के अगेंस्ट डिसीजन लेना होता है। सो दिस विल बी एआई। कभी कभार दोनों मिलके भी काम करते हैं, लेकिन हर एआई के पीछे कोई ना कोई मशीन लर्निंग का मॉडल ज़रूर होता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल। ठीक है, एमएल पे जब आप आते हो तो एमएल के लिए आपकी स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एमएल इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएल इज़ वेरी इजी, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है। ठीक है, इज़ डिफ़िकल्ट। सो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने कोई भी मॉडल बनाना है और अप्लाई करना है, आप मैक्सिमम 6 लाइन्स या 10 लाइन ऑफ कोड में आप ये मॉडल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मॉडल कह क्या रहा है? क्या ये रिज़ल्ट सही दे रहा है? क्या इसकी प्रेडिक्शन सही होंगी? कितनी एक्यूरेट होंगी? इसकी अंडरलाइंग स्टैटिस्टिक्स कौन सी लगी हुई है? कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है? क्या वो टेक्निक इस डाटा सेट के लिए ठीक है? ठीक है, ये सब समझना और ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी स्टैटिस्टिक्स सॉलिड होनी चाहिए। सो एमएल का वर्क फ्लो क्या होता है? एमएल का वर्क फ्लो ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई डाटा सेट ज़रूर होता है। ठीक है, आपके पास एक हेल्दी डाटा सेट होना चाहिए। उस डाटा सेट को आप उस डाटा सेट पे आप एक मॉडल बन सबसे पहले तो उस डाटा सेट को चेक करते हो कि क्या इस डाटा सेट के दरमियान कोई कोरिलेशन बन रहा है। ठीक है, कोरिलेशन चेक करने के बाद आप उस डाटा सेट से एक मॉडल बनाते हो। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ों में आपकी जो पाइपलाइन है वो डिवाइड हो जाती है। तो अगर तो आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स है तो आप इस पर टेस्ट और ट्रेन की पाइपलाइन चलाते हो। अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सिर्फ ट्रेन की पाइपलाइन चलाते हो। ठीक है, टेस्ट ट्रेन से क्या मुराद है? टेस्ट ट्रेन से मुराद ये है कि आप अपने डाटा सेट को डिवाइड करते हो। ये आपका एक कंप्लीट डाटा सेट है, तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। ठीक है, एक हिस्से पे आप ट्रेन करते हो अपने मॉडल को, और दूसरे हिस्से पे आप टेस्ट करते हो अपने मॉडल को, और इसके जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो दोबारा आप ट्रेनिंग डाटा सेट को फीड करते हो,
और मॉडल को अगेन ट्रेन करते हो। तो ये ट्रेन टेस्ट पाइपलाइन है। और ख़ाली ट्रेन पाइपलाइन के अंदर ये होता है कि अगर आपका डाटा सेट छोटा है तो आप इसको सिर्फ ट्रेन करते हो और इससे पे प्रिडिक्शंस लेना शुरू कर देते हो। ठीक है, सो ये दो पाइपलाइन होती हैं। तो सिंपल डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ यहाँ तक कि उसने मॉडल बनाया और उससे प्रिडिक्शंस लेना शुरू कर दी। ठीक है, अब डेटा साइंटिस्ट से प्रिडिक्शन ले सकता है। अब ये मॉडल सपोज़ आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है या आपने इस मॉडल से कोई ऐप बनानी है। ठीक है, तो अगर आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है तो इस फील्ड को कहते हैं एमएल ऑप्स। जिस तरह हमारे पास डेवऑप्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और उसकी पाइपलाइन और सारे सर्वर्स मैनेज करते हैं, लोड मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से एमएल ऑप्स होते हैं जो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल से ऐप्स बनाते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं और उसका लोड मैनेज करते हैं। सो दिस ऑल कवर्स इन एमएल ऑप्स। हम एमएल ऑप्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम एमएल ऑप्स नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डेटा साइंस वाला पार्ट देखेंगे। हम एमएल मॉडल्स बनाएंगे, उनको ट्रेन और टेस्ट दोनों करेंगे और उनसे प्रेडिक्शंस लेंगे। दैट्स इट, हमारा स्कोप यहाँ पे एंड हो जाएगा। हम इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे एम ऑप्स को। ठीक है, मैं गाइडेंस थोड़ी सी दे दूंगा कि अगर डिप्लॉय करना हो तो क्या करना है, बट वी विल नॉट बी डूइंग इट प्रैक्टिकली। नंबर वन ये। नंबर टू, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, एम एल ऑप्स के अंदर, और एल्गोरिथम्स डेवलप होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं। एक डेवलपिंग फील्ड है। तो यू अगर आपको वाकई में एम एल ऑप्स के ऊपर जाना है तो दिस विल बी जस्ट अप वे टू दी डोर। उस डोर में एंटर होना और उसमें मज़ीद सीखना आपके अपने ऊपर है। जो मेजर एल्गोरिथम्स हम यहाँ पे देख रहे होंगे वो, एक तो हम रिग्रेशंस देख रहे होंगे। ठीक है, रिग्रेशंस किस तरीके से होती हैं, इसमें दोनों आ जाती हैं आपकी। लीनियर रिग्रेशन भी आ जाती है, पॉलिनोमियल भी आ जाती है, मल्टीवेरिएट भी आ जाती है। ठीक है, तीनों टाइप की रिग्रेशंस देखेंगे। और एक और चीज़ हम देखेंगे जो कि कहलाती है डिसीजन ट्री। ठीक, सो हम सिर्फ इन दो एल्गोरिथम्स के ऊपर ही कवर करोगे। रिग्रेशन के अंदर अपने अंदर 3 एल्गोरिथम्स आएंगे और एक डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम। तो ये टोटल 4 एल्गोस के ऊपर हम काम कर रहे होंगे और इससे आपके बेसिक स्टार्टिंग के मेजर यूज़ केसेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं इन 3 से। इसके अलावा हम एक एल्गो और देख रहे होंगे, वो एल्गो तो नहीं, उसको हम OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। अच्छा, OCR का मॉडल हम ज़ीरो से बिल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी ये फ़िलासफ़ी है कि अगर एक व्हील इन्वेंटेड है तो उस व्हील को दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास बेतहाशा OCR के मॉडल्स अवेलेबल हैं। आपके पास टेज़रेक्ट है, ठीक है, टेज़रेक्ट जो है वो गूगल का मॉडल है। ठीक है, और हम जो मॉडल यूज़ कर रहे होंगे दैट विल बी पैडल। ठीक है, पैडल में क्यों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, सो पैडल हम क्यों इसमें हम कर ही रहे होंगे कि हम इसको कोई भी एक इमेज पास करेंगे, इमेज में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और ये उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो पैडल हम क्यों यूज़ करेंगे, पैडल को यूज़ करने की दो वजह हैं कि एक तो पैडल ईजी है, नंबर वन, टेज़रेक्ट के मुकाबले में इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी मैनेजमेंट सब कुछ बहुत ईजी है। और नंबर टू, पैडल जो है एक ओपन सोर्स है और दूसरा चाइना का डेवलप किया हुआ है। ठीक है, सो जब चाइना का डेवलप किया हुआ OCR है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये मल्टीट्यूड ऑफ सैम्पल, मतलब इसका डाटा सेट बहुत बड़ा है जिसके ऊपर ये ट्रेन हुआ हुआ है। तो इस वजह से मुझे पैडल्स के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू टेज़रेक्ट। आप टेज़रेक्ट भी यूज़ कर सकते हो बट वी विल बी कंटिन्यूइंग पैडल, और दोनों की पाइपलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, एल्गोस स्टडी करते हुए दो मेजर क्लासिफिकेशन जो आती हैं एल्गोस की या मॉडल्स की, वो आती हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सही है, मेजर जो AI जितने मॉडल्स पे काम कर रही होती है वो आपकी अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स पे काम कर रही होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि आप एक मॉडल बनाते हो, ठीक है, इस मॉडल को एक डाटा सेट देते हो, वो डाटा सेट आपको पता होता है क्या है, ठीक है, आप उसको ट्रेन करते हो उस डाटा सेट पे और इससे प्रेडिक्शन लेते हो। ये सुपरवाइज्ड मॉडल है। ठीक है, सुपरवाइज इस तरीके से कि आप खुद अपने दिए हुए एक मॉडल के एक डाटा सेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन करते हो। अनसुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज मॉडल ये होता है कि जो मॉडल होता है यूज़र उसको इनपुट करता है
और इसी इनपुट से ये मॉडल सेल्फ लर्न करता है, ठीक है। आप इसको कोई एडिशनल डाटा सेट या कोई प्री डिफाइंड डाटा सेट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, और फिर इस पे ये प्रिडिक्शंस लेना शुरू कर देता है। सो सुपरवाइज समझना तो बहुत आसान है, आप किसी भी डाटा सेट के ऊपर ट्रेन कर सकते हो। अनसुपरवाइज को अगर देखा जाए तो अगर आपने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी हों, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, इनके पीछे जो इमेज प्रोसेसिंग के मॉडल्स होते हैं वो अनसुपरवाइज होते हैं। उसमें होता क्या है कि आप एक लॉजिक डिफ़ाइन करते हो, ठीक है, लॉजिक के पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर देते हो कि कोई ऑब्स्टिकल है या ह्यूमन है या टू व्हीलर्स है एट्सेट्रा, ठीक है। और ये पैरामीटर डिफ़ाइन करने के बाद इसको आप रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रेन करते हो, ठीक है। आप कैमरा लगाते हो, कैमरा लगाने के बाद वो कैमरे की फीड मॉडल में जाती है, मॉडल खुद आइडेंटिफाई करता है और ख़ुद लर्न करना शुरू कर देता है कि टू व्हीलर किस तरीके की हैं, कितनी सारी हैं। सो दिस इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सो अगेन स्टेप अगर हम डिफ़ाइन कर दें तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि ये देखना कि जो डेटा सेट है इससे कोई एमएल मॉडल बन भी सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले टेस्ट करनी होती है आपको। सो स्टार्ट हम यहीं से लेंगे कि हम एक स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, एक और चीज़, चलें वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर इसको देखते हैं कि क्या डिफ़ाइन करना है। वैसे आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा सेट चाहिए होता है टू ट्रेन द मॉडल, और यूजुअली इतने बड़े डाटा सेट ड्यूरिंग द लर्निंग फेज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम डाटा सेट पाइथन के अंदर खुद ही जनरेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं, पैंडाज और नमपाई, जो हमारी अपनी बेसिक प्राइमरी लाइब्रेरीज हैं। सो इंपोर्ट नमपाई एज np और इंपोर्ट पैंडास एज pd, ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करा दी। सो अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो हम एक सीरीज़ लेते हैं या एक लिस्ट लेते हैं जिसमें गाड़ियों की स्पीड, ठीक। सो वो लिस्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ स्लैक पे भी, अगर आपने वर्क अलॉन्ग करना है तो आप उस लिस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्लैक पे पेस्ट कर दी। तो मैं एक स्पीड डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी गाड़ियों की मुख्तलिफ स्पीड हैं जो कि 99 से 103 1111 किलोमीटर पर आवर के दरमियान लाई कर रही हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं। हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स के चार बल्कि 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। ये आपको कुछ कुछ बता देते हैं कि आपका डेटा जो है क्या इसमें कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। सो अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूँ तो एक तरीका तो मेरे पास वो है कि मैं पैंडास का डेटा फ्रेम का इन्फो ले लूँ या समराइज़ कर लूँ तो मेरे पास मीन आ जाएगा। दूसरा, अगर नमपाई से मीन निकालना है सो npy मीन, और इसको आप लिस्ट पास कर दें, ठीक है। सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो सो प्रिंट एक्स। सो इसकी मीन यानी एवरेज स्पीड मेरे पास गाड़ी की आ रही है 89.76, ठीक है। दिस इज़ मीन। मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि अगर मैं इस पूरी लिस्ट को सीरीज़ के अंदर लिख दूँ, यानी इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ, तो जो सेंटर वैल्यू है या जो सेंटर पे आ रही होगी वो इसका मीडियन हो, ठीक। सो मैं अगेन अगर इसका मीडियन निकालूँ, y इज इक्वल टू np डॉट मीडियन, और स्पीड का अगेन प्रिंट y, सो दैट विल बी 87। सो मीन और मीडियन के अंदर फ़र्क है। मीन इज़ द एवरेज, यानी तमाम को प्लस किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ अकरेंसेस से। यहाँ पे नंबर ऑफ़ अकरेंसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो मैं इन सबको सम करके 13 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास मीन आ जाएगा। जबकि मीडियन क्या करेगा? सो मीडियन ये करेगा कि अगर मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दूँ, ठीक है, ये मैंने पूरी सीरीज़ एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दी, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 7.5 पे आपका मीडियन आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 इज़ 87। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर नहीं बन पा रहा, तो क्या करते हैं कि एक एक राइट और एक लेफ़्ट की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 87 प्लस 87 डिवाइड बाई 2 इज़ 87, तो दैट्स वाई योर मीडियन इज़ 87। तो ये होते हैं मीन और मीडियन, इस तरीके से निकलते हैं। सो मोड, एक और चीज़ आती है, मोड क्या है, ठीक है। सो मोड इज़ कि आपके डाटा सेट में जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर कर रही है, दैट वुड बी योर मोड, ठीक है। सो अगर मैं इस डाटा सेट में देखूं, तो इस डाटा सेट में हमारे पास 77 एक बार आ रहा है, 78 एक बार आ रहा है, 85 एक बार आ रहा है, 86 आ रहा है, 1 2 3 बार, 87 दो बार, 88 एक बार, बाकी सब एक एक बार। सो 86 मेरी एक ऐसी फिगर है जो कि सबसे ज़्यादा आ रही है 3 बार। सो 86 वुड बी इट्स मोड। अब मोड निकालने का तरीका क्या है, नमपाई के अंदर मोड का मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, ठीक। सो मशीन लर्निंग के अंदर दो एडिशनल लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं, एक कहलाती है साइपाई और दूसरी कहलाती है एस्किट लर्न, साइकिट लर्न। सो साइपाई एक लाइब्रेरी है, ठीक है, दिस इज साइपाई। साइपाई जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी हमारे पास है साइकिट लर्न, ठीक है, दिस इज साइकिट लर्न। सो इन दो लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ करेंगे और ये दोनों लाइब्रेरीज़ आपने इंस्टॉल भी कर लेनी है अपने पास, ठीक है। साइकिट लर्न प्योरली मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है और साइपाई जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग की लाइब्रेरी है। सो इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप भी अपने पास इंस्टॉल कर लें। सो मैं पिप से इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप पिप से इंस्टॉल करें या ना करें। पिप इंस्टॉल, सबसे पहले मैं साइपाई इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो दिस इज़ SCIPY साइपाई। सो साइपाई डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अगेन अगर आप को कमांड याद नहीं हो कि साइपाई की कमांड क्या है, सो आप सिंपल पिप साइपाई लिख दिया करें, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ले जाएगा साइपाई के ऊपर। सो इट्स पिप इंस्टॉल साइपाई। इसी तरीके से मैं साइकिट लर्न सर्च कर लूँ तो मुझे साइकिट लर्न की कमांड मिल जाएगी। सो दिस इज़ साइकिट लर्न 1.1.3 एंड दिस इज़ इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है। इसी तरह एसके लर्न लिख लूँ, सो दिस इज़ एसके लर्न, ठीक है। अगेन साइकिट लर्न एसके लर्न एक ही चीज़ है। सो मैं टर्मिनल पे वापस जाता हूँ, देखता हूँ मेरी इंस्टॉल हो गई या नहीं हो गई। इंस्टॉल हो रही है, सो मेरी साइपा इंस्टॉल हो गई और पिप इंस्टॉल एसके लर्न। अच्छा, अब एसके लर्न करें या साइकिट लर्न करें, फ़िलहाल एक ही चीज़ है, बट पिप या पाइथन इटसेल्फ जो है वो रिकमेंड करता है साइकिट लर्न यूज़ करने को। सो फ़िलहाल मैं क्योंकि पुराना काम कर रहा हूँ तो मेरी एसके लर्न के ऊपर जो है वो हाथ ज़्यादा सही बैठा हुआ है, सो मैं एसके लर्न ही इंस्टॉल करूँगा। सो ये दोनों आप भी इंस्टॉल कर लिया साथ साथ, और उसके बाद जुपिटर पे वापस आ जाए। सर आई डोंट नो स्कूलैब में कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग के लिए, इसलिए मैं क्लाउड पे काम भी नहीं करता। इट्स टोटल कस्टम एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना सिखाता हूँ, करता भी उसी का। इसलिए जब हमें तारिक साहब, अगर आपको याद हो, जब हमें सिखाई जा रही थी मशीन लर्निंग तो कुछ और ही सिखाया जा रहा था, मशीन लर्निंग नहीं थी। सो मैंने वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन रेस करी थी कि यार दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट द वे टू गो।
मशीन लर्निंग के तमाम लेक्चर्स आज से लेके आखिर तक आप कस्टम एनवायरनमेंट पे ही कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ सिखाऊंगा, जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कराऊंगा, वो कोलैब पे नहीं होंगी। ये एनाकोंडा में इंस्टॉल होती है। एनाकोंडा जब तक आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा, एनाकोंडा के इन्वायरमेंट से आप जब तक काम करते रहेंगे, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड रहेंगी। जी, ठीक है। सो आई होप आपकी दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई होंगी। अब हम साइपाई लोड करवा लेते हैं। सो फ्रॉम अब मुझे पूरी की पूरी साइपाई लोड नहीं करानी क्योंकि बहुत हैवी है। ठीक है, मुझे इसमें से सिर्फ करंटली स्टैट्स मॉड्यूल की ज़रूरत है। सो फ्रॉम साइपाई इंपोर्ट स्टैट्स। सो मैंने साइपाई से स्टैट्स इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब स्टैट्स इंपोर्ट हो गया। अब मैं मोड निकाल सकता हूँ। सो मोड stats dot mode of speed और print z। इसको रन करते हैं। अच्छा, अगेन क्योंकि मैंने नई लाइब्रेरी इंस्टॉल कराई है, सो मुझे इसको शट डाउन करना पड़ेगा। बल्कि शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, इसने कैलकुलेट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सो इट सेज मोड इज़ 86। ठीक है, एंड काउंट इज़ 3, यानी 86 जो है वो सबसे रिपीटेड वैल्यू है और ये 3 बार आ रही है। सो दिस डिपेंडेंटली इस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है, दिस इज़ फ्यूचर वार्निंग के अगर कोई चीज़ डेप्लीकेट हो रही होती तो बताते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक, सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट मीन मीडियन मोड ऑफ योर डाटा। अब मीन मीडियन मोड समझना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए समझना ज़रूरी है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन समझाऊंगा बगैर मीन मीडियन मोड समझाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में नहीं आती। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पहले भी मैंने समझाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताती है कि डाटा सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी मीन से या एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर और कितना नीचे। ठीक है, सो अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, अगेन इसको ड्रॉ करके समझाना ज़्यादा आसान है। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो मेरा एक डेटा सेट है, ठीक है, एक्स और वाई पे, और ये डेटा सेट कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सो मैं अगर इनका मीन लूँ या मीन की एक लाइन बनाऊँ तो वो इस तरीके से आएगी। सो ये मीन की लाइन होगी और इस मीन से जितना भी डिस्टेंस मेरे बाकी पॉइंट्स का आ रहा होगा उसकी एवरेज जो होगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी। ठीक, सो जितना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसका मतलब ये होगा कि मेरे डेटा पॉइंट्स मीन के उतने करीब करीब है। ठीक है, यहाँ पे एस डी कम है, और जितना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसका मतलब ये है कि मेरे डेटा पॉइंट्स मीन के दूर दूर है। ठीक, सो जितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसका मतलब आपका डाटा सेट उतना अच्छा है एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाने के लिए। ठीक, सो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगेन हम एक डाटा सेट ले लेते हैं। सो डाटा सेट हम किसका लेते हैं, एक और मैं आपको जो है वो अगेन स्पीड ही दे रहा हूँ, और स्पीड में स्लैक पे पेस्ट कर रहा हूँ एरे। ठीक है, मैंने स्पीड को रीडिफाइन किया। अब मैं ले रहा हूँ इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एक्स वुड बी इक्वल टू एन पी, नंपाई में स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड, देन प्रिंट एक्स। सो इस मॉडल के अंदर मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है 0.9। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ज़्यादातर वैल्यू जो है वो मेरी मीन वैल्यू से, यानी 86.4 इसका जो मीन है उससे या तो 0.9 ऊपर है या 0.9 नीचे है ज़्यादातर स्पीड। ठीक, इसी के बरक्स मैं अब एक और डाटा सेट लेता हूँ। ठीक है, वो डाटा सेट भी वो लिस्ट भी मैं स्लैक पे पेस्ट कर रहा हूँ।
सो ये मेरा दूसरा सेट आ गया, ठीक है। और इसका लेता हूँ मैं ज़रा स्टैंडर्ड डेविएशन, np.std स्पीड then print x। सो दिस इज़ 37, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ हाई। तो मेरे डाटा की वेरिएंस या वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सो यानी अगर मैं इसका मीन लूँ, सो इसका मीन भी ले लेते हैं, प्रिंट np.mean स्पीड। सो 77 से 37 ऊपर और 37 नीचे, इतनी ज़्यादा वेरिएशन है डाटा के अंदर, मेरा डाटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि आपका ऊपर वाला डाटा सेट जो है वो ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन रिजल्ट दे सकता है, और नीचे वाला डाटा सेट जो है वो थोड़ी कम प्रिडिक्शन रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, एक और पैरामीटर होता है आपको डाटा सेट की वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करने का, उसको कहते हैं वेरिएंस। और वेरिएंस कुछ भी नहीं होता, वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दें, सो वेरिएंस आ जाती है। तो मैं अगर पिछले वाले सेट की वेरिएंस लूँ, सो प्रिंट np.variance var ऑफ स्पीड, सो दिस इज़ 143.22, ठीक है। तो 77.4 इंटू 77.4 अगर मैं ये भी प्रिंट करा लेता हूँ, सो दिस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, सॉरी, 37 है, 37.84 इंटू 37.84। सो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास वेरिएंस आ जाती है, ठीक। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्विकली, वो कहलाता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? परसेंटाइल आपके ज़्यादातर क्वार्टाइल्स के अंदर होते हैं, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और परसेंटाइल और परसेंट में फ़र्क होता है, परसेंटाइल और परसेंट में क्या फ़र्क होता है? परसेंटाइल और परसेंट में फ़र्क ये होता है कि सपोज़ स्टूडेंट हैं ए, बी, सी, डी, ई, और इनके स्कोर्स हैं 20, 40, 30, 50 और 60, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि यार परसेंटेज क्या है, ठीक है, कि 20% के क्या स्कोर है, सो आप सबके स्कोर्स को जमा करोगे सिग्मा, और 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये किसी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट की परसेंटेज देता है। या मैं कहता हूँ कि यार ये 20 टोटल मार्क्स जो है मेरे पास वो 100 है, सो इस ए वाले की परसेंटेज क्या बनेगी, तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 यू विल से 20% बनेगी। तो इसने 20% मार्क्स लिए, ठीक है। दिस इज़ परसेंट। परसेंटाइल क्या कहता है? परसेंटाइल ये कहता है कि यार व्हाट इज़ 25th परसेंटाइल। सो 25th परसेंटाइल आपको ये बताएगा कि 25% ऑफ पॉपुलेशन कितना स्कोर है। यानी अगर 25th परसेंटाइल आता है मेरा, लेट सपोज यहाँ पे मेरा 25th परसेंटाइल आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 35। सो 25% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 35 या 35 से कम मार्क्स हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है परसेंटाइल में और परसेंटेज के अंदर। सो अगर आपने परसेंटाइल कैलकुलेट करने हैं तो वो भी आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो और नमपाई के थ्रू कर सकते हो। परसेंटाइल के लिए एक अगेन एक नई सीरीज़ ले लेते हैं, और सीरीज़ में पेस्ट कर रहा हूँ स्लैक के ऊपर। सो मैं एक नई सीरीज़ ले रहा हूँ एजेस की, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी एजेस लिखी हुई हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं 5 ईयर्स से, और ये जा रही हैं अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम आपकी 61 एज तक, ठीक है। सो अगर मैं पूछना चाहूँ यार 75 परसेंटाइल एज क्या है, यानी ऐसी एज जिसमें 75% ऑफ दिस सैम्पल फॉल्स,
कि 75% लोग अगर मैं लूँ तो वो इस एज के नीचे नीचे होंगे, ठीक। सो एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट पर परसेंटाइल एजिस, और कॉमा कौन सा परसेंटाइल निकालना है मुझे, 75th परसेंटाइल निकालना है, तो मैं 75th लिख दूंगा। अब मैं प्रिंट एक्स करता हूँ। सो 75% ऑफ द पॉपुलेशन मेरी 43 या उससे छोटी है, ठीक। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। इसी तरह अगर आप करना चाहो तो आप देख लो 90% पॉपुलेशन की एज क्या है। सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आइदर 61 और यंगर। सो परसेंटाइल आपके ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मॉडल्स की तरफ आते हैं। मॉडल्स को स्टार्ट करने से पहले जब आप बिल्कुल बेसिक्स मॉडल बना रहे होते हैं तो आपको एक डाटा सेट चाहिए जिस पे आप वो मॉडल बना सको, ठीक है। सो यूजुअली इतना बड़ा डाटा सेट बार बार लोड करना और ये सब करना जो है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, कि यार आप इनिशियली टेस्ट करके देख लो मॉडल सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो आप ये सैम्पल ऑफ नंबर्स ही है ना ये, अगर मैं देखूं क्या मैं इनको एज रहा हूँ लेकिन ये हैं तो नंबर्स। तो सैम्पल ऑफ नंबर्स मैं पाइथन में नमपाई से खुद जनरेट करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं रैंडम नंबर जनरेट करवा सकता हूँ। सो इसके लिए क्या होती है, एक्स जो फंक्शन यूज़ होता है वो कहलाता है रैंडम का। सो एन पी डॉट रैंडम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैं अभी समझाता हूँ क्या है। दो तरह के रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी, उनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फिलहाल मैंने कहा यार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लो। मैंने इसको कहा 0 से स्टार्ट करो और 1000 तक लेके जाओ और 250 नंबर जनरेट कर दो, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। सो ये करेगा क्या, इसने एक रैंडम 250 नंबर्स जनरेट कर दिए बिटवीन 0 to 1000। ये रैंडम नंबर्स हैं, इसने अपने आप से जनरेट कर दिए, ठीक है। अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बना के देखूँ, सो अब मुझे मैटप्लॉटलिब भी चाहिए होगी। सो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, ठीक है। क्या हो गया भाई, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। सो ये हो गई। अब मैं इसका एक ज़रा हिस्टोग्राम बना लेता हूँ। प्लॉट हिस्टोग्राम, एक्स उठाओ, एक्स का हिस्टोग्राम बनाओ और 5-5 की बिन्स में कर दो, ठीक है। 5 की बिन्स में बहुत छोटा हो जाएगा, मैं कहता हूँ इसको 250 की बिन्स में करके देखते हैं पहले। सो PLT डॉट शो। सो ये 250 बिन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो मैं इसको कहता हूँ यार 10 बिन्स में कर दो। सो ये सम वॉट एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्मली नंबर्स डिवाइडेड हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं बट ज़्यादातर नंबर्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली हैं। दूसरी टाइप ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब मैं इसको कहता हूँ कि यार आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। सो एन पी डॉट रैंडम और इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रखो, और मैंने कहा वही 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके गए थे हम, 1000 तक। सो 0 से स्टार्ट करो, 1000 तक जाओ और 250 नंबर्स बना दो, और ये बनवा लेते हैं, ठीक है। अब अगेन इसको प्लॉट करके देखते हैं। सो PLT डॉट हिस्ट एक्स, और कितने बिन्स लिए थे हमने, 10 बिन्स लिए थे, तो 10 बिन, PLT डॉट शो। सो ये अब मेरा एक बेल कर्व में आ रहा है, ठीक है। मैं अगर बढ़ा दूं दिस, और इसको भी अगर मैं बढ़ा दूं तो और छोटे हो जाएंगे। सो नाउ यू सी दिस इज़ फॉर्मिंग अ बेल कर्व, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। सो इस तरीके से आप सैम्पल जनरेट कर सकते हो, सम नंबर ऑफ सैम्पल जनरेट कर सकते हो। अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पल्स दें तो यूनिफॉर्म, अगर आपने किसी स्टैंडर्ड डेविएशंस को फॉलो करवाना है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले लो। सो
दिस इज़ द मेथड फॉर you can say generating random samples in numpy. चलें, ये तो हमारी बेसिस या बेसिक्स जो हैं वो कवर हो गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एल्गोरिथम जो कि कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन ये है, अच्छा ये जितनी भी एमएल की क्लासेस होती हैं थोड़ी रूखी होती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं, सो थोड़ा सा रूखा सब्जेक्ट होता है एमएल, सो बेयर विद मी। सो लीनियर रिग्रेशन क्या कहता है? लीनियर रिग्रेशन आपके प्रिडिक्शन, अगेन प्रिडिक्शन का एल्गोरिथम है। आप उसको एक एक्स पे वैल्यू देते हो, कोई भी वैल्यू दे देते हो और इसको बोलते हो यार वाई पे क्या वैल्यू आएगी ये बता दो। दिस इज़ सिंपल एज लीनियर रिग्रेशन। सो अगर मैं एक डाटा का प्लॉट बनाऊँ, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन किस तरह के डाटा सेट के ऊपर बेहतर काम करता है। सो और इनका मैं एक मीन लेके चलूँ अगर, ठीक है, सो दिस डाटा इज़ फॉलोइंग अ ट्रेंड। ठीक है, ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। एक्स पे अगर लेट सपोज एक्स पे मेरी कार की एज है और वाई पे मेरी स्पीड है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये आपको एक ट्रेंड बता रहा है कि यार ये आपका जो डाटा है ये कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, राइट। सो दिस ट्रेंड, जब आपका कोई डाटा एक लीनियर ट्रेंड फॉलो करे, अब ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ट्रेंड हो कि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, या पॉजिटिव ट्रेंड हो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कोई भी ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। सो ट्रेंड होना चाहिए डाटा के अंदर, तो वो आपका लीनियर रिग्रेशन वहाँ पे लग सकता है, नंबर वन। नंबर टू, लीनियर रिग्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास दो ही वेरिएबल्स हों, एक नोन एक अननोन, यानी एक वेरिएबल की आप उसको वैल्यू दें और दूसरा वेरिएबल वो आपको प्रिडिक्ट करके बता दे। दो वेरिएबल्स ही होंगे तो लीनियर रिग्रेशन लगेगा। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आपके पास आ जाते हैं, सही है, जैसे मैं कहूँ कि यार एजेस हैं, स्टूडेंट की एजेस हैं और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक, सो स्टूडेंट की एजेस हैं फ्रॉम 8 टू 15 और उनके फेवरेट 4 सब्जेक्ट हैं। तो अगर 11 साल का बच्चा है तो उसका मोस्ट लाइकली फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये दो वेरिएबल्स हैं, एज और सब्जेक्ट। ठीक है, इस पे लीनियर रिग्रेशन लग जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आपके पास तीन वेरिएबल हैं, आपके पास एज ऑफ स्टूडेंट है, आपके पास जेंडर है कि वो मेल और फीमेल है, और सब्जेक्ट है। ठीक है, सो अगर अब मैं कहता हूँ कि यार 11 साल की लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये तीन वेरिएबल आ गए, एज, जेंडर, देन सब्जेक्ट, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन नहीं चलेगा। ठीक, सो इसके लिए एक और मॉडल यूज़ होता है जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन, हम वो भी देखेंगे। सो वहाँ पे फिर मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन लगता है। सो लीनियर रिग्रेशन पे आपके पास दो ही वेरिएबल होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मशीन लर्निंग के तमाम मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स स्ट्रिंग्स या टेक्सचुअल डाटा के ऊपर काम नहीं करते। सो अगर आप उसको प्रिडिक्शन करने को दोगे कौन सा सब्जेक्ट है और जेंडर है, तो वो आपको प्रिडिक्ट करके नहीं देगा। ठीक है, एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ पे कोई बहस कर सकता है कि यार फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? भाई एनएलपी के पीछे भी नंबर्स होते हैं। सो ऐसे डाटा सेट के लिए आप करते क्या हो कि सपोज़ आपके पास दो जेंडर्स हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, तो इनको आप कोड कर देते हो। कोड किस तरीके से करते हो कि मेल होगा तो 0, फीमेल होगा तो 1। ठीक है, इसी तरह आपके पास फेवरेट सब्जेक्ट हैं मैथ, साइंस, लैंग्वेज, तो इनको भी आप कोड कर देते हो कि मैथ 1 है, साइंस 2 है और लैंग्वेज 3 है। अब ये प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है, पीछे कोडिंग क्या की हुई है वो आपको पता है। सो जो भी प्रेडिक्शन है आप अगेन उसको डीकोड कर सकते हो। अगर 2 की प्रेडिक्शन है तो आप उसको डीकोड करते हो साइंस में। सो यहाँ पे जो लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यार एनएलपी फिर किस तरीके से काम करती है, तो या तो उन्होंने एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो उनको पता होता है।
सो आप करते क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी आप हर वर्ड को एक नंबर असाइन करते हो। जैसे अगर वर्ड है हाय दिस इज़ माई नेम, ठीक है, सो हाई इज़ वन, दिस इज़ टू, इज़ थ्री, फोर इज़ माई एंड फाइव इज़ नेम। सो आप जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं मेजरली, आप उन सबको कोड करते हो। ये कोई टेंस ऑफ थाउजेंड्स के अंदर ये कोडिंग जाती है, और फिर आप उसके ऊपर प्रेडिक्शन मॉडल लगाते हो, फिर उसको कोड डी कोड कर रहे हो। तो सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ टोटली अलग, डिफरेंट ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। और उसमें फिर अब बात निकली तो आगे कर लेंगे। इसमें से फिर आप स्टॉप वर्ड्स डिलीट करते हो। स्टॉप वर्ड क्या है? हाई स्टॉप वर्ड है, ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट मशीन को पता होना ज़रूरी नहीं है। इज़ एक स्टॉप वर्ड है, इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके डाटा सेट ऑलरेडी बने हुए हैं, स्टॉप वर्ड्स के डाटा सेट्स बने हुए हैं, लैंग्वेज कोडिंग के डाटा सेट्स बने हुए हैं, आप उनको यूज़ करते हुए करते हो। तो अगेन हम डेविएट कर रहे थे अपने टॉपिक से। सो टॉपिक पे वापस आते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। और लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो अगेन दो सीरीज़ ले लेते हैं। और जो एग्जांपल में हम ऊपर देख रहे थे सीरीज़, एक कार ले लेते हैं और एक कार की जो है वो एज ले लेते हैं, ठीक। सो मैं दोनों जो हैं वो एक्स एंड वाई स्लैक पे पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। सो एक्स इज़ द एज ऑफ कार, ठीक है। सो मैं कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सो एक्स इज़ एज ऑफ कार एंड वाई इज़ स्पीड ऑफ कार। अच्छा, इस सीरीज़ के अंदर एक चीज़ ये समझना लाजमी है कि जितने एक्स होंगे उतने ही वाई होंगे, नंबर वन। सही है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ बराबर होंगी आपके डाटा सेट में अगर आपने कुछ भी ट्रेन करना है। और दूसरा, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेके चलता है कि ज़ीरो एक्स या एक्स की ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाई। यानी वो गाड़ी जिसकी एज 5 साल है उसकी स्पीड 99 होगी, जिसकी 7 है उसकी 86 होगी। सो सीक्वेंस मैटर, जिस सीक्वेंस के अंदर आपका डाटा है, दैट सीक्वेंस मैटर। सो ये मेरे पास दो सीरीज़ आ गई। अब मैं इस मॉडल से करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर आ रही है गाड़ी की एज और उसकी स्पीड क्या होगी। सो मुझे सिर्फ उन गाड़ियों की स्पीड्स पता है जो 5-7 साल, 2 साल, 17 साल, 9 साल, 5 साल की हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं कहता हूँ यार 13 साल वाली गाड़ी की स्पीड क्या होगी, सो 13 साल के अगेंस्ट कोई डाटा ही नहीं है, तो आपको नहीं पता कि 13 साल वाले की स्पीड क्या होगी। सो मैं इसको बोलूँ कि 13 साल वाली गाड़ी की स्पीड निकाल के दो, तो ये मुझे प्रिडिक्ट करके बता दे इस डाटा की बेसिस के ऊपर कि 13 साल वाली गाड़ी की स्पीड ही होगी। मैं ये एक टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूँ इसके साथ आज, लीनियर रिग्रेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, एडवाइस मेरी ये होगी कि अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपकी इतनी स्पीड है कि आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं तो प्लीज़ डू। अदरवाइज़ जो नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके अंदर एग्जैक्ट एक एक डिटेल विद डेफिनेशन और हर चीज़ मौजूद है। आप समझ के उससे प्रैक्टिस करें तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि डाटा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर आप साथ साथ करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी समझने में कोई चीज़ पीछे रह जाए। सो दिस इज़ सारी प्रोसेसिंग हम रियल मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है। मैं अगर इसको और आसान अल्फाज में समझाऊँ, देखिए मशीन लर्निंग ना, मशीन लर्निंग के दो पैराए हैं या दो रास्ते हैं, ठीक है। एक कहलाता है कोड, एक कहलाता है नो कोड, ठीक है। अच्छा, नो कोड क्या है? नो कोड जैसे अजूर है, अजूरे का मशीन लर्निंग सूट है या गूगल का मशीन लर्निंग सूट है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। आपने टेबल ड्रैग करी, आपने ड्रॉप करी, आपने मॉडल ड्रैग किया, आपने मॉडल ड्रॉप किया, दोनों को एरो डाल के बता दिया कि यार ये ट्रेनिंग डाटा सेट है, ये टेस्टिंग डाटा सेट है, ये प्रिडिक्शन वैल्यू है, दे दो, ठीक है। नंबर वन, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छा है अजूर, बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप चले गए एंटरप्राइज में। जब आप एंटरप्राइज में चले गए या किसी कंपनी में चले गए, उन्होंने कहा यार हम अजूर का क्लाउड तो यूज़ नहीं करते, हमारा तो सारा का सारा डाटा गूगल क्लाउड पे है, आप क्या करेंगे? तो आप गूगल क्लाउड का डाटा सेट, मतलब गूगल क्लाउड की मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज दोबारा सीखेंगे, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि आपको टूल डिपेंडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए यार कोई भी चीज़ बैकग्राउंड पे काम कैसे कर रही है, ताकि आप जाके इस्तेमाल कर सको कहीं पे भी रिगार्डलेस ऑफ टूल्स। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। हाँ बोले। यार टूल्स उन लोगों के लिए, वही है मेरा मेरा मानना ये कि यार आप टूल्स बनाओ लोगों के लिए। आपका कैलिबर ये होना चाहिए कि आप लोगों को टूल्स बना के दो, बजाय इसके कि खुद टूल इस्तेमाल करो। मतलब वाई टेक शॉर्टकट्स। ठीक है। तो मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या अगर आप किसी से सीख रहे हो तो आप डेप्थ में जाके सीखो। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन सीखनी है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सीखनी है, तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उस टूल की अपनी वेबसाइट पे ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद होंगी। तो फिर आप कोर्स क्यों ले रहे हो, आप पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? तो उस टाइम पे भी मेरा ये आर्ग्यूमेंट था कि आपने मशीन लर्निंग कोर्स के सिलेबस में लिख तो दिया, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली मशीन लर्निंग करवाई नहीं है। आपने सिर्फ एक टूल यूज़ करना सिखाया। ठीक है। सो दैट्स वाई मैं फिर हट गया था। जी। हाँ। हाँ तो सर ये आप, ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है ना। अगर एक कंपनी है और वो डायरेक्ट, मतलब भाई कंपनी में आप एक एनालिस्ट जा रहे हो और आपके पास टूल अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप वो टूल इस्तेमाल करो। अगर नहीं अवेलेबल अगेन, तो आप फिर हाथ बांध के बैठ जाओगे। मैं अभी एग्जांपल, मतलब बहुत फिर बात लंबी हो जाएगी। मैं आज ही की एग्जांपल है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे डाटा पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। वहाँ पे एनालिटिकल डेटाबेस भी नहीं बना हुआ, मेरे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन डेटाबेस की एक्सेस है। और मुझे बोला एक डैशबोर्ड बना दो, आज भी दोबारा बोला एक डैशबोर्ड बना दो। अब मैं रोज़ाना, जो पिछली स्ट्रीमलेट की क्लास में मैंने समझाया था कि मैं एक सीएसवी डाउनलोड करूँ, उस सीएसवी को गिट पे अपलोड करूँ और फिर वो डैशबोर्ड अपडेट हो, तो मैं रोज़ाना सुबह के आधा घंटा मेरे तमाम के तमाम डैशबोर्ड अपडेट करने में लग जाते हैं। सो आज मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप मुझे अमेज़ॉन का जो आपका AWS का अकाउंट है, उसका जो EC2 एक्सेस जो आपका सर्वर है, उसके क्रेडेंशियल दे दो। मैंने उसके ऊपर एक पाइथन की स्क्रिप्ट चला दी, जो रोज़ाना सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली चलेगी और ये जो काम मैं मैनुअली कर रहा हूँ वो खुद कर देगी। ठीक। सो अगेन मेरे पास वहाँ पे कोई टूल नहीं था। अगर मैं टूल का मोहताज रहता तो फिर मैं पिछले 3 महीने से टूल ही मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैं कर लेता हूँ। सो दिस इज़ माई फिलोसफी कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर डाटा, ये बहुत लंबा हो जाएगा वरना मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस डाटा को। ठीक है। तो इस डाटा को प्लॉट करके देखते हैं कि विजुअली इसका रिलेशन बन क्या रहा है। सो अगेन रिलेशन देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। सो PLT.scatter एक्स एंड वाई पे और PLT.show। सो क्या, यस। सो विजुअली सिर्फ एक इंस्टेंट देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यार एक रिलेशन बन रहा है। ये एक आउटलायर है। ठीक है। अगर आप इस आउटलायर को इग्नोर कर दो तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिलेशन बन रहा है, एक लीनियर रिग्रेशन का रिलेशन बन रहा है। ये एक आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो यहाँ पे। इसको, ये तो हमारी विजुअल एनालिसिस है ना। अब इस विजुअल एनालिसिस को एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं। सो अब हमारे पास ML के एल्गोज यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस डाटा से कुछ चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ। ठीक है। वो है इसका स्लोप, वो है इसका इंटरसेप्ट, वो है इसकी आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या होती है? कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो आर कहलाता है। ठीक है। मैं इसकी पी वैल्यू निकाल सकता हूँ, उसको अभी छोड़ दें, पी वैल्यू क्या होती है। मैं इसका स्टैंडर्ड एरर निकाल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है हमारे लिए, कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है। सो माय बैड। सो क्या हो गया मेरे पेन को? सो स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है? स्लोप और इंटरसेप्ट ये होता है, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ, रुक जाए। सो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरी एक लाइन है। ठीक है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा? स्लोप की कितने डिग्री पे स्लोपिंग है ये लाइन। ठीक है। ये स्लोप निकलता कैसे? आप किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर
इस तरह का ट्रायंगल बनाते हो, इसका जो हाइपोटेनस होता है वो स्लोप होता है। और इंटरसेप्ट क्या होता है, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से y की वैल्यू, ये y जो है ये इसका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सो अगर आपको कोई वैल्यू प्रिडिक्ट भी करनी होती है अपने पास, तो आप करते क्या हो कि आप सपोज करते हो कि आपको ये सारे x के डाटा पता है, आपको यहाँ का कोई डाटा नहीं पता, तो आप इसको x वैल्यू देते हो, और जब आप इसको x वैल्यू दोगे तो इसको स्लोप और इंटरसेप्ट पता है मॉडल को ऑटोमेटिकली, तो वो आपको y की वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे देता है। तो असल काम ये है कि आपको इसका स्लोप प्रिडिक्ट करवाना है, इस लाइन का स्लोप प्रिडिक्ट करवाना है मशीन लर्निंग के थ्रू। सो दिस इज स्लोप और इंटरसेप्ट। सो साइकिल लाइन ऑलरेडी हमें मेथड्स दे देता है स्लोप और इंटरसेप्ट के। सो हम कहते हैं कि यार मुझे स्लोप चाहिए, उसके बाद मुझे इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है, मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए, मुझे पी वैल्यू चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड एरर चाहिए। ठीक है, ये चार चीज़ें आप निकाल लो इस डाटा में से। ठीक, अच्छा, फंक्शन कौन सा यूज़ करो? हमने साइपाई का स्टैट्स मॉड्यूल लोड किया हुआ था, तो स्टैट्स के अंदर एक फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन का, लीनियर रिग्रेस। ठीक, अब आपने इसको अपना डाटा देना है जो कि मैंने सेव किया हुआ था ऊपर एक्स और वाई के अंदर। ठीक है जी, स्लोप निकाल लिया, इंटरसेप्ट निकाल लिया मैंने, कोरिलेशन निकाल लिया, पी स्टैंडर्ड एरर, और एक्स एंड वाई निकाल ली। इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, क्या मसला आ गया? लीनियर रिफ्रेश नहीं, लीनियर रिग्रेस, लीनियर भी नहीं है पूरा, लीन रिग्रेस, लिन रिग्रेस। LIN रिग्रेस यानी लीनियर रिग्रेशन, एक्स वाई के ऊपर ये चीज़ें निकाल के देते हो। तो सबसे पहले तो मैं अगर इसका प्रिंट करवा लूँ पी, तो मुझे यहीं से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ये सॉरी पी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आर। मैं प्रिंट करवा लूँ आर, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है -0.75। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि ये वेरी करता है बिटवीन -1 से 0, 0 और 1 तक। ठीक है, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ रहा है, दैट मीन्स आपका डाटा किसी तरीके से कोरिलेटेड नहीं है। ठीक, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव साइड पे आ रहा है, जितना 1 के करीब आएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, जितना 1 से दूर आएगा उतना वीक कोरिलेशन। ठीक है, जितना नेगेटिव 0.75 इज़ अ गुड कोरिलेशन। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और 0.75 का कोरिलेशन आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ अ गुड कोरिलेशन। मेरा डाटा हाईली तो नहीं लेकिन हेल्दी कोरिलेटेड है, मैं इस पर मॉडल बिल्ड कर सकता हूँ। नंबर 1, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि यार एक हमने आर्बिट्री अपने जहन में एक लाइन बनाई थी ऐसे, वो लाइन मैथमेटिकली बना के देख लेते हैं। हमने स्लोप ले लिया, ठीक है, तो अब सपोज करें मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैंने क्या कहा था, स्लोप को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास x वैल्यूज़ आ जाती हैं, और इसमें इंटरसेप्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास y वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो अगर मैं इसका लूप चला दूं स्लोप के ऊपर एक, ठीक है, अगर मैं लूप चला दूं तो मेरे पास एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे मैं लाइन बना सकता हूँ, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, डिफाइन माई फंक्शन, और मैं इसमें पास करता हूँ x क्या है, x मेरी x वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैंने कहा इन सारी x वैल्यूज़ की क्या करो, रिटर्न करो स्लोप, उसको मल्टीप्लाई करो x से, और इसमें इंटरसेप्ट ऐड कर दो। ठीक है, जो मैंने अभी वर्बली बताया वर्बोज में, वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। जो मैं x की वैल्यूज़ को दूंगा ये मुझे उसको x से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं x स्क्वायर करेगा, और इंटरसेप्ट ऐड करके y वैल्यूज़ बता देगा। अब मैं एक मॉडल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा एक मॉडल बनाओ, मॉडल के अंदर एक लिस्ट लो, ठीक है, लिस्ट के अंदर मैप कर दो किस चीज़ को,
ये जो मैंने माई फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है इसको मैप करो और साथ में एक्स को मैप कर दो। ठीक है, माई फंक्शन एक्स की एक लिस्ट बना दो। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई मॉडल का, क्योंकि मॉडल हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो माई मॉडल, अब अगर मैं माई मॉडल देख लूँ कि है क्या, सो ये इसने एक लाइन के कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है, यानी वाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन को जहन में रखते हुए। सो अगेन मैं अब इसको प्लॉट करके देख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्कैटर प्लॉट बना लेता हूँ अगेन एक्स वाई का, और उसके साथ साथ मैं ये लाइन भी प्लॉट करा लेता हूँ। सो प्लॉट, रिमेंबर हमने इस फंक्शन से y वैल्यूज़ ली थी, तो अगर मुझे लाइन प्लॉट करवानी है तो एक x और एक y की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा x तो वही उठाओ जो मेरा है, और y में माई मॉडल से वैल्यू उठा लो। ठीक है, और मैं इसको कराता हूँ plt.show। सो दिस इज़ माई ट्रेंड लाइन। ठीक है, सो हमने जो एक आर्बिट्री लाइन बनाई थी उससे थोड़ा सा ऑफ साइड आ रहा है, लेकिन आ रहा है। सो दैट मीन्स कोरिलेशन बन रहा है, और हम इसको ट्रेन और टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा। स्लोप मुझे स्टैट्स यानी साइपाई का जो स्टैट्स मॉड्यूल है उसका जो लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है वो कैलकुलेट करके दे रहा है स्लोप। ठीक है, सो स्लोप मुझे पता है। अगर मैं कोई भी x की वैल्यू दूं, कोई भी एक x की वैल्यू दूं, उस x की वैल्यू को स्लोप से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें इंटरसेप्ट ऐड कर दूं, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो पहले मैंने उसको सारी x की वो वैल्यूज़ दी जो कि मुझे पता है। ठीक है, और मैंने उससे एक आर्बिट्री एक लाइन बना ली। इस लाइन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई है कि यार ये ट्रेंड की लाइन इस तरीके से बन रही है, वो इस पर प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं 2 से लेके 16 के दरमियान कोई भी इसको x की वैल्यू दे दूं, ये मुझे y की वैल्यू प्रिडिक्ट करके बता देगा। सो ये मॉडल की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आपका मॉडल ऐसा बना है लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, ठीक है, उसने इन वैल्यूज़ से लर्न किया, इन वैल्यूज से लर्न करके उसने एक मॉडल बना दिया। ये मेरी मॉडल की लाइन है। अब मैं x पे कोई भी वैल्यू दूं, वो उसकी जो है वो प्रिडिक्शन करके दे देगा। ठीक है, दिस इज, अब ये बन चुका है हमारा मॉडल। देखिए इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है, हम इसको एक x दे रहे हैं। ठीक है, ये उस x को स्लोप से मल्टीप्लाई कर रहा है और इंटरसेप्ट ऐड कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को बनाने के लिए मैंने इसको x सारे वो दिए जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको एक अननोन x दे दूं, लेट सपोज इसके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सो मैं पहले देख लेता हूँ एक्स मेरे पास हैं कौन कौन से। 5, 7, 8, 9, 13 नहीं है, 13 नहीं है एक्स ना। सो मैं इसको एक वैल्यू पास ऑन करता हूँ प्रिडिक्शन के लिए, लेट्स से 13। सो कहाँ गया मेरा मॉडल, ये रहा। सो इस मॉडल का नाम क्या था, माई फंक। ठीक, सो मैंने कहा माई प्रेडिक्शन, मैं क्योंकि प्रेडिक्शन ले रहा हूँ मैं इस पर को प्रेडिक्शन में सेव करा लेता हूँ, माई फंक। अब मुझे अननोन एक्स पास करना है, मैंने कहा 13 पास कर दो। ठीक है, और मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो प्रेडिक्शन को। प्रेडिक्शन स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, सो प्रेडिक्शन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक हट जाए। सो ये कह रहा है अगर आपकी 13 साल पुरानी गाड़ी होगी तो मॉडल के हिसाब से उसकी स्पीड होगी 80.33। सिंपल, दिस इज़ योर मशीन लर्निंग मॉडल। ये एक लीनियर रिग्रेशन का सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल है। अब इसको अब एक्स की आप कोई भी वैल्यू दे दो, ये आपको प्रिडिक्ट करके दे देता है। सो अगर मैं कहता हूँ 25 साल पुरानी गाड़ी हो, सो 25 साल पुरानी ये गाड़ी 60 होगी। नेगेटिव कोरिलेशन था। ठीक है, जितनी आपकी
एयर बढ़ रहा है उतनी आपकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एयर बढ़ाते जाएंगे, अगर आप एयर कम कर दें, तो मैं कहूँ बिल्कुल न्यू गाड़ी है, सो उसकी स्पीड 101 होगी। सो नाउ दिस इज़ प्रिडिक्टिंग योर वैल्यूज़ ऑन दिस ट्रेंड, दिस लाइन के ऊपर। सो दिस इज़ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये एक लीनियर रिग्रेशन का सवाल है। सो इस पे कोई सवाल? ये तो अभी आज तो पहली क्लास है। नहीं, आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला था आर, ठीक है। जब आपने मेथड लगाया था आपने आर निकाला था, तो आर आपका -0.75 आया था। दैट मीन्स दिस इज़ अ गुड कोरिलेशन। ये जितना 1 के करीब होगा उतना कोरिलेशन स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी प्रिडिक्शन वैल्यूज़ अच्छी होंगी, ठीक है। और एक और काम आप कर सकते हो, आपने स्टैंडर्ड एरर भी निकाला था। आई थिंक हमने स्टैंडर्ड एरर भी ले लिया था, स्टैंडर्ड एरर हमने लिया था, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड एरर को प्रिंट निकालते हैं, तो 45% एरर मार्जिन है इसके अंदर प्लस माइनस का, ठीक है। हाँ, ये जितना स्टैंडर्ड एरर आपका कम होगा उतना आपका मॉडल अच्छा है, या उतना आपका डाटा सेट अच्छा है। ये दो तरीके हैं आपको। स्टैंडर्ड एरर आप कह लें आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। मैं 45% कॉन्फिडेंस हूँ अपनी प्रिडिक्शन पे कि 1 साल पुरानी गाड़ी की स्पीड जो है वो 101 किलोमीटर पर आर होगी। आई एम 45% कॉन्फिडेंस ऑन दिस। सो कैसे? हम्म। तो आप, हाँ, आप बात सही कह रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वी आर इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा सेट ले लिया। इसकी अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आप हाइट और वेट का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कि जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा वेट, जितनी कम हाइट उतना कम वेट। तो क्या ये रिलेशन बनता है? ये इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन का क्या सिनेरियो हो सकता है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की सेल, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम कोल्ड ड्रिंक की सेल। सो अगर मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री है। हम्म। 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 अच्छा, अब अगेन उसके उसके वेरिएबल्स बहुत सारे होंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट के। हाँ, ये आप बना तो सकते हैं, और ये एक गुड रिसर्च पेपर हो सकता है अगर आप इसको करना चाहें, वाइट पेपर लिखना चाहें अपनी हमारी। मैं भी, क्योंकि आपको बताया था मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर। तो बहुत कम काम हो रहा है एआई के ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। मैं इवन ये कहता हूँ कि एक सिंपल सा एक एल्गो भी बन सकता है कि यार मैं स्क्वायर फुटेज पे, जो हम स्क्वायर फुटेज पे कॉस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं उस पर एक एआई मॉडल बना सकता हूँ कि मैं उसको इनपुट वेरिएबल रखूँ, सीमेंट की प्राइस, पीओएल की प्राइस, स्टील की प्राइस और स्क्वायर फुटेज, और वो कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दे, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा मॉडल है ना, इस पर भी काम हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी क्यूएस हैं वो साइड पे, मतलब उनको पता ही नहीं है ना। पहली बात तो ये किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। सो दैट्स, सो हाँ। सो आप कभी ऑफ ऑफ द क्लास कभी मिलते हैं, हम बैठते हैं, हम सोचते हैं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो मेरा लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ। मैंने एक डाटा लिया, ठीक है। और इस डाटा सेट को मैं प्लॉट करा रहा हूँ खाली विजुअली, ठीक है। इस पे कुछ कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, इस पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। सो अगेन इस मॉडल को अगर मैं फिट कराने की कोशिश करूँ तो ये फिट ही नहीं होगा। सो दिस विल बी अ बैड फिट, ठीक है। सो इसी डाटा सेट का अगर मैं दोबारा मॉडल बना लूँ, ठीक है। मैं इस डाटा सेट का दोबारा मॉडल बना लेता हूँ, और अगेन माय फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, कंप्लीट कंप्लीट वही चीज़ उठा लेता हूँ, ठीक है। एज इट इज़ जो हमने ऊपर काम किया था वो मैं यहीं पे कर देता हूँ।
सो ये देख रहे हैं आप, ये मेरा मॉडल फिट ही नहीं हो रहा डाटा के ऊपर। इसका मैं अगर कोरिलेशन निकाल लूँ, प्रिंट आर, कुछ इसका कोरिलेशन ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये डाटा कोरिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। और इसका मैं अगर स्टैंडर्ड, इसकी मैं पी वैल्यू निकाल लूँ, पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.95, छोड़ दें। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड एरर निकाल लूँ, मतलब अगेन दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस। सो दिस इज़ कॉल्ड बैड फिट, दिस इज़ अ गुड फिट, ये कहलाती है गुड फिट, और ये कहलाती है बैड फिट, ठीक है। सो बैड फिट डाटा के ऊपर आप मॉडल नहीं बना सकते, नंबर वन। अच्छा, एक और सिनेरियो लेते हैं, ये सिर्फ सिनेरियो में आज डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मॉडल हम लास्ट अगली क्लास में बनाएंगे कि, ठीक है। अब मैं इसको स्कैटर प्लॉट करा रहा हूँ एक्स एंड वाई का, ठीक है। सो अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इसमें रिलेशन बन रहा है? सही है, ये एक रिलेशन एक एक बन रहा है, बट अगेन ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन यहाँ से बन रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। सो दिस इज़ अ कर्व रिलेशन, और लीनियर रिग्रेशन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अगेन अगर मैं लीनियर रिग्रेशन, अगर मैं लीनियर नहीं, सिर्फ ये डाटा सेट उठा रहे हैं, लेकिन आपका मेजर डाटा पोर्शन तो इधर आ रहा है। सो मैं अगर इसका लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगेन वही सारा कॉपी पेस्ट करूँ, सो ये फिट ही नहीं है, दिस इज़ अ बैड फिट, ये कुछ और है। सो ये कर्व पे फिट होगा, ये कर्व पे फिट होगा डेफिनेटली, ठीक है। और ये फिर कहलाता है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, ठीक है। दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, दिस इज़ नॉट अ लीनियर रिग्रेशन, और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के लिए एक अलग मेथड है। तो वो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल कर्व पे आपको प्रिडिक्शन करके देता है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। सो सी यू टुमारो। मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा थोड़ा ही लेके चलेंगे, और नहीं बहुत हैवी हो जाएगा मशीन लर्निंग। सो आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग